नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उर्दू लेखक शौकत थानवी साहब, जो कि एशिया के श्रेष्ठतम हास्य और व्यंग कथाकारों में से हैं, उनकी 2 कहानियां सुनाने जा रही हूँ। पहली का नाम है एक अनार 40 बीमार। तो सुनिए। अब डॉक्टर का क्या अर्थ। मैं तो मवेशियों का डॉक्टर भी नहीं हूं, मगर दवा खाना कर रहा हूं और हर समय सूली पर जान है कि खुदा कब मेरी डॉक्टरी का भंडा फूट जाए और पुलिस को स्वयं मेरी नब्ज टटोल कर इस फैसले पर पहुंचना पड़े कि यह व्यक्ति दवा खाने से अधिक जेल खाने के लिए उपयुक्त है। मगर मेरे संबंध में कोई निर्णय करने से पूर्व जरा मेरी राम कहानी सुन लीजिए और खुदा के लिए मुझको बताइए कि इसमें मेरा क्या दोष है। साहब, मैं एक खाना बदोश जैसा इंसान हूं जिसका दुनिया में कोई नहीं। जिन चंद चीजों को मैं अपनी कह सकता था वे भी मेरी ना रही। एक बिस्तर था जिसमें एक कंबल था, एक तकिया, एक दरी और एक चादर। रंग उड़ा हुआ पिचका सा एक बक्स था जिसमें चंद कपड़े थे और उन्हीं कपड़ों की तह में मेरी सारी पूंजी 60 रुपये भी थे, ताकि नौकरी ढूंढने में जो समय लगे उसमें किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। अपने इस छोटे से सामान के साथ मैं सफर कर रहा था। जिस छोटे से स्टेशन पर मुझको उतरना था उससे एक ही स्टेशन पहले जब मेरी आंख खुली तो मेरा यह सामान भी गायब हो चुका था। काश मैं बैठे बैठे टेक कर सोने की बजाय बिस्तर बिछाकर ही सोया होता, जिससे बिस्तर तो बच जाता। मगर लानत भेजिए बिस्तर पर। बिस्तर से ज्यादा जरूरी तो वह बक्स था जिसमें 60 रुपये थे और अब मैं पाई पाई को मोहताज होकर रह गया था। दिमाग चकरा रहा था, अक्ल काम नहीं कर रही थी कि इस परदेश में अब मेरा क्या होगा। एक वक्त की रोटी का भी सहारा ना था और किसी के आगे हाथ पसारने की ना हिम्मत थी ना आदत। वह स्टेशन जिस पर मुझे उतरना था वह तेजी से करीब आ रहा था और उसी रफ्तार से मेरी बदहवासी बढ़ रही थी कि एकाएक मेरी नजर एक हैंडबैग पर जमकर रह गई। इसमें कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा। चोरी तो है, मगर अपना सामान भी तो चोरी हुआ है। कल्पना कीजिए कि मन का कहना मान लिया जाए और ना उठाया जाए यह हैंडबैग, तो क्या होगा। क्यों भीख मांगेंगे इस परदेश में। और भीख मांगना भी कौन सा बच्चों का खेल है। यह तो स्वयं एक बहुत बड़ी कला है। दूसरों की जेब से पैसा निकलवा लेना आसान बात तो नहीं। मैं इन्हीं विचारों में उलझा हुआ था कि गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई और मैं अपनी जगह से उठकर वापस जाने के लिए आगे बढ़ा। हाथ उस हैंडबैग की तरफ उठा और फिर वापस आ गया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला, मगर फिर लौट आया। मुसाफिरों को देखा जो अपना सामान चोरी कराने के लिए बेसुध पड़े सो रहे थे। इंजन ने सीटी दी, गार्ड ने सीटी बजाई और वह हैंडबैग मेरे हाथ में था और मैं उस सुनसान स्टेशन के वीरान प्लेटफार्म और हैंडबैग लिए वेटिंग रूम की तरफ जा रहा था, ताकि सुबह होने तक वहीं ठहरूं। मेरा मासूम दिल अब यह समझकर संतुष्ट हो चुका था कि यह तो अपराध जरूर है, मगर अपने को दूसरे अपराधों से बचाने के लिए इसका सहारा लेना आवश्यक है। मगर आप जाने, चोर का दिल कितना भी चोर हो और वह चोर जिसने इस मैदान में आज पहला कदम रखा हो, उसका क्या हाल हो रहा होगा। यकीन मानिए, वेटिंग रूम में पहुंचकर उस बैग को एक दूसरी बेंच पर रखा और हम एक दूसरी बेंच पर बैठे।
बहुत देर तक उसको दूर से देखते रहे। फिर वेटिंग रूम के बाहर निकलकर चारों तरफ देखा। अंधकार और सन्नाटा। धड़कते हुए दिल के साथ उस हैंडबैग के करीब आए। कांपते हुए हाथों से उसको खोला, फिर दरवाजे की तरफ देखा। पूरे इत्मीनान के लिए एक बार फिर बाहर निकल गए और फिर वापस आकर उस हैंडबैग को टटोलना शुरू किया। पहली चीज जो निकली वह एक टॉर्च थी। फिर निकला मरीज का सीना देखने वाला आला। फिर निकला एक चमकता हुआ डिब्बा जिसमें इंजेक्शन देने की पिचकारी थी। एक छोटा सा स्प्रिट का चूल्हा भी निकला। फिर दवाओं की अनगिनत छोटी बड़ी शीशियां और छोटे बड़े डिब्बे निकले। एक तौलिया निकला। थर्मामीटर निकला। एक डिब्बे में चमचमाते हुए छोटे बड़े चाकू, नश्तर और कैंचियां तथा चिमटे चिमटियां निकली। और यह सामान बेंच पर फैला ही हुआ था कि धड़ से दरवाजा खुला और एक साहब एकदम हवास खोए कमरे में प्रविष्ट हुए। वह एक कुर्सी पर बैठने भी ना पाए थे कि जैसे बिजली का करंट लग जाए। कुछ इस तरह से एकदम उछलकर मेरे करीब आ गए। क्या आप डॉक्टर हैं? जाहिर है कि मौका सिर्फ हाँ कहने का था। यानी इस सवाल का मतलब ही है था कि या तो आप डॉक्टर हैं या चोर हैं। जिस बदहवासी के साथ यह सवाल किया गया था उसी बदहवासी के साथ अर्ज किया, जी हाँ। और यह सुनते ही वह हजरत आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर बोले, वाहरी तेरी शान, वाकई तू बड़ा कारसाज है, तू बड़ा कारसाज है मेरे मौला। और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, डॉक्टर साहब, आपको खुदा ने रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा है। मैं स्टेशन आया था कि इधर या उधर जिधर जाने वाली कोई गाड़ी मिल जाएगी उसी में बैठ जाऊंगा और जहां से हो सकेगा डॉक्टर लाकर अपनी बच्ची को दिखाऊंगा जो मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। डॉक्टर साहब, खुदा के लिए अब देर ना कीजिए। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, उन्होंने पूरा सामान हैंडबैग में रखकर और स्वयं मुझको भी उसी हैंडबैग में रखने की कोशिश की। एक हाथ में हैंडबैग पकड़कर दूसरे से मेरी बांह पकड़कर खींचते हुए स्टेशन से बाहर आ गए और एक तांगे पर बैठाकर मुझे ले चले। वह जाने क्या क्या कहे चले जा रहे थे और मैं सिर्फ इस बात पर गौर कर रहा था कि खुदा जाने अब क्या होने वाला है और किस्मत आखिर क्या गुल खिलाने वाली है। मुझे नहीं मालूम कब और कहां वह तांगा रुका। बस इतना होश है कि वह हजरत मुझे तांगे से उतारकर एक मकान में घसीट कर ले गए और थोड़ी ही देर में एक रोगणी के निकट मैंने अपने को बैठे पाया, जिसका पीला रंग चिराग की धीमी रोशनी में कुछ और भी पीला दिख रहा था। वह 18-19 वर्ष की लड़की थी, ज्वर के उत्ताप में चेतना विहीन। मैंने उसकी नब्ज देखी और अपने को कुछ अधिक ही डॉक्टर प्रमाणित करने के लिए हाथों के अतिरिक्त पैरों की नब्ज भी देख डाली। इस देखरेख के बाद उन महाशय ने जो मुझे लाए थे उनसे मैंने कहा, आप बिल्कुल धीरज रखिए, मैं इलाज शुरू करता हूं। खुदा ने चाहा तो जल्दी ही मरीज की हालत सुधर जाएगी। रोगिणी स्वस्थ होगी या ना होगी इसका मुझे कोई अनुमान ना था। हाँ, स्वयं मेरी स्थिति बेजान होती जा रही थी। अब तो फंस ही गए थे, कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए हैंडबैग खोलकर भिन्न भिन्न दवाएं टटोली। एक छोटी सी शीशी पसंद आई, मगर ना जाने वह पीने की दवा थी या इंजेक्शन की। और खतरा यह भी था कि अगर पीने की दवा का इंजेक्शन दे दिया या इंजेक्शन की दवा पिला दी तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इसलिए सिर्फ यह किया
कि इस दवा की 3-4 बूंद रोगिणी के ललाट पर छिड़क कर मालिश शुरू कर दी। फिर एक और शीशी की थोड़ी सी दवा रूमाल पर छिड़क कर वह रूमाल रोगिणी की नाक से लगा दिया। ठीक उसी क्षण याद आया कि इस प्रकार के ज्वर में घर की बड़ी बूढ़ियां तलुओं पर नमक और लसोड़े के पत्तों से झावा करती हैं। रोगिणी के पिता से कहा, आप कहीं से लसोड़े के पत्ते मंगवाएं। वह तो गए लसोड़े के पत्ते लाने और मैंने निष्ठा के साथ प्रार्थना करनी आरंभ की, रोगिणी के हक में नहीं, स्वयं अपने लिए, कि हे खुदा, तू इज्जत को बचाने वाला है, तू ही मुसीबतों से निकालने वाला है, तू ही कठिन परीक्षा में मान रखने वाला है। मेरा तो विश्वास है कि प्रार्थना यदि हृदय से की जाए तो अवश्य स्वीकार होती है। अभी विनती समाप्त भी नहीं हुई थी कि रोगिणी ने बड़े धीमे स्वर में कहा, अब्बा जान। और मैंने एकदम चौंक कर जो रोगिणी को देखा तो पसीने में तरबतर मगर होश में आकर मुझको आश्चर्य से देख रही थी। मैंने उससे कहा, आपके अब्बा जान अभी आते हैं। उसने उसी क्षीण स्वर में कहा, मगर आप कौन हैं? मैंने घबरा कर कहा, मैं अब्दुल कदीर, यानी गोया मैं डॉक्टर हूं। उसी समय रोगिणी के पिता लसोड़े के पत्ते लिए हुए आए और रोगिणी को चेतनावस्था में देखकर लगभग चीख उठने के स्वर में, जरीना बेटी तू होश में आ गई, खुदा भला करे डॉक्टर साहब का, सचमुच डॉक्टर हो तो ऐसा, इनको खुदा ने रहमत का फरिश्ता बनाकर तेरे लिए भेजा था। मैंने कहा, अब आप इनको गर्म दूध शीघ्र पिलवाइए और एक कंबल इन पर डाल दीजिए ताकि पसीना अच्छी तरह निकल जाए। इनसे अधिक बात न कीजिए। रोगिणी के पिता ने मेरे आदेश का पालन करने के बाद मुझको एक दूसरे कमरे में पहुंचा दिया और अनुरोध किया कि आप यहां आराम कीजिए। उनके वापस जाने के बाद मैंने खुदा को साष्टांग प्रणाम किया कि मेरे मालिक, तूने मेरी पुकार सुन ली। जब मैं आरामदेह बिस्तर पर पहुंचा तो सचमुच ऐसे घोड़े बेचकर सोया कि सुबह जब रोगिणी के पिता ने मुझे जगाया तब मैं उसी करवट से सो रहा था जिस करवट से लेटा था। आंख जो खुली, सामने ही मेज पर तरह तरह के नाश्ते रखे पाए। उन्होंने मेरी खूब आवभगत की। मैंने आंख मिलकर बैठते ही पूछा, कहिए क्या हाल है लड़की का? वह हाथ जोड़कर बोले, डॉक्टर साहब, किस मुंह से धन्यवाद दूं? आपने मृतक को जीवित कर दिया है। 14 दिन से जो ज्वर 1 मिनट के लिए उतरा नहीं था वह अब बिल्कुल नहीं है। उसका चेहरा खिल उठा है। आप नाश्ता कर लीजिए, फिर चलकर देख लीजिएगा। मैंने हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। जब रोगिणी को देखा तब वह मुझको देखकर मुस्कुरा रही थी। केवल उसके पिता ही नहीं बल्कि बड़ी बूढ़ियां जो आसपास बैठी थीं, वे भी मुझे इज्जत की नजर से देख रही थीं। मैंने रोगिणी को देखा। नब्ज देखना तो जानता ना था, मगर संभवतः ज्वर उतर चुका था। इसलिए मैंने रोगिणी के लिए कुछ खाने पीने की चीजें डरते डरते बता दी, जैसे नारंगी का अर्क, मुर्गी का शोरबा, दूध आदि। फिर वापसी की जो आज्ञा चाही तो रोगिणी के पिता, जिनका नाम खैरुद्दीन साहब था, मचल गए कि अभी कैसे जा सकते हैं, एक आध दिन तो हमको भी मेहमान नवाजी का मौका दें। मगर यहां यह चिंता थी कि अगर यह लड़की पुनः बीमार हो गई तो क्या होगा। किंतु कोई मार्ग न दिख पड़ता था। फलतः ठहरना ही पड़ा, और वह भी इस तरह कि सारे गांव में हुल्लड़ सा मच गया। सब अपने अपने रोग और रोगी लेकर मेरे पास आने लगे। किसी रोगी की कान पर नब्ज देखकर शीशी का अर्क तलवे में लगा दिया। किसी का पैर खराब था, हाथ पर एक दवा मलकर पट्टी बांध दी। किसी की आंख खराब थी, कान में एक दवा डाल दी। किसी के मसूड़े अधूरे थे,
अस्तु उसको सिर मुड़ाने का परामर्श दे दिया, मगर अब इसका क्या इलाज कि इन रोगियों ने भी अच्छा होना आरंभ कर दिया और आसपास की बस्तियों से भी रोगियों की बाढ़ आने लगी। सुबह से शाम तक फुर्सत ही न मिलती थी। इधर मेरे मेजबान का यह हट कि डॉक्टर साहब आप स्थायी रूप से यहीं रह जाइए, मेरा मकान हाजिर है, चिकित्सालय खोलिए, मैं स्वयं उपस्थित हूं सेवा के लिए। रुपये पैसे का अभाव ही ना था, वह तो बरस ही रहा था। अब मैं स्थायी रूप में इसी बस्ती का सिविल सर्जन बना बैठा हूं। पूरी बस्ती में मेरी धूम है और यह प्रचार भी कि खैरुद्दीन साहब अपनी बेटी जरीना की शादी डॉक्टर साहब से कर रहे हैं। मगर मैं हर समय यही सोचता रहता हूं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। अगली कहानी पर उपदेश कुशल बहु तेरे। सैयद के पिताजी ने एक दिन सैयद से कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम सच बोला करो। सैयद ने तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो वह सच बोलेगा और सच बोलने से अगर कोई तकलीफ भी होगी तो सह लेगा। अभी यह फैसला किया ही था कि द्वार पर किसी ने आवाज दी। सैयद के पिताजी ने यह आवाज पहचानकर सैयद को बुलाकर चुपके से कहा, यह मकान मालिक की आवाज है, वह 3 महीने से चढ़ा हुआ किराया लेने आया है, तुम उसको जाकर कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। सैयद ने कहा, जी अंदर हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपसे कह दूं कि पिताजी घर पर नहीं है। मकान मालिक बोला, घर पर हैं और तुमसे कहलवा दिया कि नहीं है, आखिर इसकी वजह? सैयद ने बताया कि वह कह रहे थे कि आप 3 महीने का चढ़ा हुआ किराया लेने आए। मकान मालिक ने चीख कर कहा, किराया देने को पैसे नहीं हैं तो क्यों रहते हैं मकान में? चोरों की तरह घर में छिपे हैं और बच्चे को कहलवा दिया कि नहीं है। और फिर और भी चीख कर बोला, निकलते हो मकान के बाहर या मुझको आना पड़ेगा। मालिक मकान के इस शोर पर सैयद के पिता ने यही मुनासिब समझा कि बाहर आकर स्वयं बात कर लें और सारी गली को इस बात की खबर ना लगे कि उन पर 3 महीने का किराया चढ़ा हुआ है। वह जल्दी से बाहर आ गए। बूढ़े मकान मालिक ने कहा, अब क्यों आ गए बाहर? तुम तो घर में नहीं थे। सैयद के पिता ने कहा, नहीं यह बात नहीं है शेख साहब, मुझे क्या मालूम था कि आप आए हुए हैं। मैं तो समझा था कि इब्राहिम दूध वाला आया है, वह चाहता है कि मैं उसके मुकदमे में झूठी गवाही दूं और मैं झूठी गवाही नहीं देना चाहता, इसलिए मैं उसको टालने के लिए यह कहलवाया था। मालिक मकान ने कहा, अच्छा खैर, अब आप किराया दिलवाइए। सैयद के पिता ने कहा, शेख साहब मैं आज किराया जरूर दे देता और मैंने आप ही के लिए रुपये इकट्ठे कर रखे थे, लेकिन आज सवेरे सैयद की मां मकान से गिरकर जख्मी हो गई और उनकी मरहम पट्टी में बहुत खर्च करना पड़ गया। मालिक मकान ने कहा, सैयद जाकर देखो अब तुम्हारी मां का क्या हाल है, मेरी ओर से अफसोस जाहिर करना। सैयद तो सुनकर भीतर चला गया और सैयद के पिता ने कहना आरंभ किया, शेख साहब इन औरतों ने ऊंची एड़ी का जूता पहनना शुरू कर दिया है, इन्हें यह जूता पहनकर चलना नहीं आता। नतीजा यह है कि सीढ़ियों से उतरते वक्त ऐसी गिरी कि दांत टूट गए, मुंह से ना जाने कितना खून बह गया और अब सारा मुंह सूजा हुआ है, ना कुछ खा सकती हैं और ना पी सकती हैं। इतने में सैयद भीतर से आया तो मालिक मकान ने पूछा, हाँ भाई क्या हाल है? सैयद ने कहा, वह आपको तस्लीम कहती हैं,
और कह रही हैं कि माफ कीजिएगा, वह खाना बना रही हैं, नहीं तो पान बनाकर भेजती। सैयद के पिता ने सैयद को घूर कर देखा और दांत पीसकर कुछ इशारा किया, लेकिन मालिक मकान ने देख लिया और कहा, अब तुम इसको हटा क्यों रहे हो? इसको सच बोलने दो। हाँ बेटे, तुम यह बताओ कि तुम्हारी मां सीढ़ियों से गिरी थी? सैयद के पिता ने कहा, इसे क्या मालूम, यह तो बाहर गया हुआ था। सैयद ने कहा, अब्बा, आज तो मैं पहली बार इस वक्त घर से बाहर निकला हूं। सैयद के पिता ने सैयद को डांटा, बेवकूफ, दूर हो यहां से। मालिक मकान ने कहा, क्यों डांट रहे हो? यह एक झूठे बाप का सच्चा बेटा है। तुम बहुत ही बहानेबाज और झूठे हो। दोनों में बात इस कदर बढ़ गई कि हाथापाई होने लगी और मालिक मकान ने सैयद के पिता को उठाकर जमीन पर दे मारा। लोगों ने बीच बचाव किया और जब मालिक मकान मुकदमा करने की धमकी देकर चला गया, तब सैयद के पिता ने गली वालों से कहा, मैंने शेख की सारी शेखी किरकिरी कर दी है। मैंने उसे बहुत मारा है और मुझे डर है कि कहीं उसकी कोई हड्डी न टूट गई हो। गली के एक पुरुष ने सैयद से पूछा, क्यों बेटा, जाति किसकी थी? सैयद ने कहा, शेख साहब ने अब्बा को गिराकर बहुत मारा और एक बार भी उठने नहीं दिया। सैयद के पिता ने डांटकर कहा, तू झूठ बोलता है। सैयद बोला, अब्बा, अगर मैं झूठ बोलता तो यह सब होता ही क्यों? मैंने हर बात में सच बोला है और इसी सच ने यह सब कुछ किया है। गली के एक अमीर आदमी ने सैयद की सारी कथा सुनी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर उसने सैयद के पिता से कहा, आपने अपने बेटे को सच बोलने की नसीहत दी और आप खुद झूठ बोले, जिसकी वजह से आपने यह सारी सजा भोगी। मैं सैयद को इसके लिए इनाम देना चाहता हूँ ताकि उसको यह ख्याल हो जाए कि सच बोलने से कोई नुकसान ना होकर फायदा ही होता है। यह कहकर उन साहब ने सैयद को कुछ नोट दिए, जो सैयद ने अपने पिता को यह कहकर दे दिए कि पिताजी, आप इन रुपयों से मकान का किराया चुका दीजिए। तो श्रोताओं, कैसी लगी आज की कहानियाँ? यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।